नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू मैथ्स बाबा क्लासेस स्टडी विद मैथ्स बाबा। जय माता दी, जय गुरु जी। क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कर रहे थे। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के ऊपर। तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत मजा आने वाला आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा बहुत टाइप की होती है, हमने 10th में पढ़ी थी, तो वहां तो सिंपल था हमारे पास। अब मैं एक पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे लिखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब भैया इसको सॉल्व करना है। मुझे क्वाड्रेटिक का एक फॉर्मूला पता है। ये होता था, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं यहां, क्या बन जाएगा? +4 हो जाएगा। फोर प्लस माइनस 16 माइनस यहां कितना आ गया बच्चे? 52। अंडर रूट ऑफ माइनस 36 है। अब 36 अकेले का रूट क्या होता है? 6। अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 क्या होता है? जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा, व्हाट इज दैट? आयोटा। तो ये क्या बन गया? 4 प्लस माइनस 6 आयोटा। ठीक है जी, क्या बन गया? यहां से 2 कॉमन निकाल दीजिए। 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये आपका क्या होगा? आंसर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसको हमने सॉल्व किया और हमने आंसर देखा कि भैया हमारा आंसर किस में आ रहा है? आयोटा की टर्म्स में आ रहा है। क्यों? हमारा यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है जी। जब हम 10th में थे तो हम कहते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर अनरियल। अब हम क्या निकाल रहे हैं? उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने 11th में आके क्या सीख लिए? इमेजिनरी नंबर सीख। क्लियर बात? ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमारे पास आयोटा भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आयोटा है। अब इसमें क्या करेंगे? वही सेम चीज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। -b, तो ये +5 आयोटा हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। ये कितना बन गया? -25 हो गया, +24 अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा। तो ये क्या बन गया? 6 आयोटा बाय 2 या फिर 4 आयोटा बाय 2। सो यू गेट योर आंसर 3 आयोटा और 2 आयोटा। ये मेरे क्या होंगे? आंसर। तो ये मैंने 2 टाइप लिखी यहाँ पे। एक में आयोटा नहीं था, एक में आयोटा था। हाउ डू वी सॉल्व सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? और आयोटाज में आंसर आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम ये चीज आ गई है, अब हम नहीं लिख के आएंगे कि रूट्स आर अनरियल। ठीक है जी, ये इमेजिनरी रूट्स हैं और ये आंसर होते हैं। क्लियर बच्चे? अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो इसका क्वेश्चन है, बिग डैडी क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूं, जो पेपर के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 7 आयोटा इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 9 आयोटा। ये भाई साहब ए हो गई, ये पूरा सांड बी हो गया, ये पूरा सांड सी हो गया। ठीक है जी भैया। अब x क्या बना? -b, माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो 3 प्लस 7 आयोटा
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, ये पूरा बी है, -4 इंटू ए इंटू सी, ये -3 प्लस 9 आयोटा हो जाएगा। टू ए बेटा यह माइनस है, पूरे के टर्म के आगे माइनस है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये 3 + 7 आयोटा का स्क्वायर ही है। -8 इंटू -3, -8 इंटू 9, थ्री स्क्वायर 9 + 49 आयोटा स्क्वायर प्लस 42 आयोटा प्लस 24 -72 आयोटा। ध्यान से देखिए, नाइन और 24 33, 49 आयोटा स्क्वायर कितना होगा -49, तो क्या हो गया -16। सो भैया क्या आ गया 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये तीनों को ऐड करेंगे -16 आ रहा है, 42 आयोटा और -72 आयोटा -30 आयोटा, पूरा खानदान डिवाइडेड बाय। अब भैया ये मेरा आंसर नहीं है, यहां नहीं छोड़ के आना। क्यों? पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किया था, याद है? ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट हो रहा है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वाई? इस क्वेश्चन को हम क्यों कहते हैं बिग डैडी? बिकॉज इसके अंदर अब स्क्वायर रूट का काम करेंगे। सो हमारे पास भैया क्या है? पार्ट आ गया -16 -30 आयोटा इज a प्लस आयोटा b, स्क्वायरिंग। यहां a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ये -1 बन जाएगा, -b स्क्वायर हो जाएगा। तो रियल पार्ट्स को इक्वेट कर रहा हूं, यहां पे इमेजिनरी पार्ट्स को कर रहा हूं। ठीक है, फिर आपको इक्वेशन सिखाई थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, -16 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर, 256 प्लस 900 1156। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? ये 34 बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 34, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज -16, ऐड कर देते हैं। a स्क्वायर आ गया 9, a कितना आ गया? प्लस माइनस। जब a 3 लिया और a -3 लिया, 2ab किसके इक्वल है? सो 6b हो जाएगा, b आ गया -5, सो 2ab है -30, a -3 है, तो -6b इज -30, तो b अंकल क्या आ गए? 5 आ गए। क्लियर इतनी बात? तो हमारा यहां से आंसर क्या बना? हमारे पास यहां से आया 3 - 5 आयोटा और -3 + 5 आयोटा। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -16 -30 आयोटा की। ये क्लियर इतनी बात? अब इनमें से बच्चे देखो, एक सिंपल सी बात है, इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू को आप यहां वापस पुट कर दीजिए। पुट एनी वन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्लस माइनस का साइन लगा हुआ, तो आप जब दोनों को भी पुट करोगे तो आंसर सेम ही आएंगे, दो ही आंसर आएंगे, बस 4 बार लिखोगे, बात वो है। तो यू कैन पुट एक कोई भी वैल्यू को यहां पे, तो ये बन जाएगा 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस की वैल्यू, एक कोई भी वैल्यू लिख दीजिए,
क्यों? अब इसको यहां लिखा है तो जब आपने इसका माइनस करोगे तो ये -3 + 5 आयोटा यही बनेगा, ठीक है ना? तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। भैया पहले से बन गया 3 + i/2 और दूसरे से आंसर क्या आ गया 3 i/2। इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम है बिग डैडी क्वेश्चन। अब मजेदार बात क्या है, यहीं पे आपने एक प्लस और माइनस गलत कर दिया, खत्म हो गया पहला स्टेप, गेम ओवर। जितनी मर्जी बकवास लिखते रहो उसके बाद 0 मार्क्स। तरस आ गया तो आधा नंबर, तरस आ गया तो 1 नंबर। और एक्सपेक्ट ना करना +1 के टीचरों से कि वो तरस खाएंगे। सबसे खतरनाक टीचर होंगे +1 +2 के, उन्होंने सिर्फ काटा मारना है। तो इसीलिए हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया आपके पास, 6 में आया, 5 में आया, 3 उन्होंने किस में भी डाला, आपका स्टेप बाय स्टेप करेक्ट होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। कीजिए नोट बहुत ध्यान से। जय मां। इन क्वेश्चंस के बेस पे आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक के ऊपर, उसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। बार बार आपको रिपीट करना पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिपीट कर लेना आप उस चीज को, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। मैं कन्वेंशनल अप्रोच के साथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नॉन कन्वेंशनल के साथ पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगवाऊंगा। समझना, 10 मिनट में मेरी गारंटी है, पक्का प्रॉमिस है, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। देखना पहले ध्यान से। क्लियर भाई सब कुछ? ठीक है जी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो भैया अब हम ये बनाते हैं, इनको बुलाते हैं रियल एक्सिस, इनको बुलाते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इस प्लेन का नाम है आर्गेंट प्लेन, या इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस। अब सपोजिटली z था 2 + 3 आयोटा, तो भैया रियल पार्ट इसका है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3। तो 1 2 3 4 में यहां 2 पे गया, 1 2 3 4 में यहां से 3 पे गया। ये जो पॉइंट आया ये है मेरा 2 + 3 आयोटा, ये है मेरा z। रियल पार्ट में 2, इमेजिनरी पार्ट में। सपोज करो मैं यहां लिखता -1 + 4 आयोटा, तो भैया ये यहां -1 में गया रियल पार्ट में, ऊपर गया यहां, तो ये आपका क्या हो गया -1 + 4 आयोटा। मैं यहां लिखता -3 -2 आयोटा, तो भैया -3 और -2, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ये है मेरा -3 -2 है। रियल पार्ट x एक्सिस है, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस है। ऐसे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हैं प्लेन के ऊपर, इस प्लेन को हम बुलाते हैं आर्गेंट और गॉसियन प्लेन, और इसको हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इतनी बात समझ ली? अब यहां पे क्या आता है, यहां पे भैया 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या था, कि भैया z को अगर आप a + आयोटा b लिखोगे तो मॉड ऑफ z क्या होता था, √a² + b², रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वो कैसे बना वो देखो ध्यान से।
आप कहीं पे भी गए, मैंने यहां लिखा z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ये तो यहां ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो देखोगे अगर आप ध्यान से, ये पार्ट कितना है 3, ये पार्ट कितना है बेसिकली 4, तो भैया ये जो पार्ट है इसको हम बुलाते हैं मॉड ऑफ z। अब भैया ये लाइन, ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसीलिए मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। कि भैया अगर अब यहां पे भी होता, चाहे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये वाली लाइन नेगेटिव का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगी, इसलिए मॉड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। आप नीचे की तरफ बनाते हैं, ये आपका मॉड्यूलस होता, अब ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इमेजिनरी भी नीचे चला गया, पर दोनों का स्क्वायर जब होगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ z विल ऑलवेज बी व्हाट पॉजिटिव। यहां बनाओ, बेसिकली ओरिजिन से जहां आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट हो गया वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मॉड्यूलस कहते हैं, ये उसकी पहचान है। क्लियर बात? So it will always be 0 or greater than 0. It can never be negative. Clear इतनी बात? अब आती है मेन बात। ध्यान से देखना, यही है सबसे मेन पार्ट जो समझने वाला। एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट लड़ाई वाला है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहता है? एंगल मेड बाय x-axis and complex number in anti-clockwise direction क्या होता है? एंगल मेड बिटवीन x-axis का मतलब होता है पॉजिटिव x-axis, ठीक है जी, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये होती है हमारी क्लॉकवाइज, और अगर हम इस तरफ जाएं तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के आगे हम लिखते हैं नेगेटिव का साइन। कभी भी आप एंगल बनाते थे बचपन में भी, आप ये लाइन बनाते थे, अब यहां से एंगल ऐसे मेजर करते थे, पॉजिटिव होता था, ठीक है जी। तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, एंगल्स की टर्म में क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। सुनते रहना बात ध्यान से। तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा z था, तो भैया एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये है मेरा क्या? आर्ग्यूमेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहां कहीं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स एक्सिस और इसके बीच में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बुलाते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बुलाते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इतनी बात समझ रहे?
आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड इंग्लिश में क्या है भैया, एक्स एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम क्या बुलाते हैं, आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं। समझ आए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ऐसे होगा, फोर्थ में ऐसे होगा। ठीक है, अब इसमें यहां एक दिक्कत आती है। क्या वो दिक्कत है? हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं -180 डिग्री से 180 डिग्री में। इसको हम पाई भी बोलते हैं, -पाई से पाई। अभी हमने ट्रिग्नो नहीं की है इसलिए मैं पाई नहीं लिख रहा हूं। पाई इज 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अब ये तो 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो इस केस में हम आर्ग्यूमेंट यहां से लेकर जाएंगे, थीटा नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही इस केस में हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए तो इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब मुझे यहां पे पहुंचना है, अब मैं यहां से आऊं या मैं यहां से जाऊं। हम इंडियन है वैसे भी, पता ही है ना, मैं इतना बड़ा चक्कर काट के तो कभी भी नहीं जाऊंगा। हम सारे कमीने हैं इस मामले में। हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड चले जाएंगे इतना सा। तो वो रॉन्ग साइड है तो नेगेटिव ना, गलत चीज ही है ना। सेम चीज हम यहां पे जाएंगे, हम रॉन्ग साइड से गए तो हमारा एंगल नेगेटिव लिख देंगे, हम उसके आगे साइन लगा देंगे, दैट इज इट। इतनी बात क्लियर? यहां और यहां एंगल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी हो सकता था, बट हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही कहां करते हैं अपना प्रिंसिपल, -180 से 180 में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट बनेगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एंगल। इसको ध्यान से नोट करो। अभी भी बात समझ नहीं आएगी, अभी बात 5 मिनट और दे दो, सब कुछ क्लियर है। इसको ध्यान से नोट करो। क्लियर गाइस? अभी मैंने जो बोला वो आर्ग्यूमेंट के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। अब इसको भूल जाओ, भूल जाना कि मैंने कोई बात की थी। अब मैं यहां लिख रहा हूं एक चीज, यहां मैंने एक नया फॉर्मूला लिखा, tan अल्फा इज मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट और अपॉन रियल पार्ट। अल्फा क्या है, एक एक्यूट एंगल है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्स एक्सिस के बीच। क्या मतलब है इस चीज का? ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चे, सारे के सारे। बस आ गई है वो सिचुएशन। ये z था, मैंने लिखा tan अल्फा क्या होता है, कि एक्यूट एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्स एक्सिस के बीच, एक्यूट एंगल। ये मेरा अल्फा है भैया। जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा यहां से, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बनता। परपेंडिकुलर क्या था, इमेजिनरी पार्ट, बेस क्या था, रियल पार्ट। सो tan अल्फा क्या बनता, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। सेकंड क्वाड्रेंट, एक्यूट एंगल लिखा मैंने यहां पे, देखिए सारे पैसे हैं इसके, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, ये तो नहीं है ना, ये तो सांड एंगल है, ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट। अब चाहे यहां पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बट मैंने tan अल्फा के आगे प्रॉपर्टी लगा दी क्या, कि भैया रियल इमेजिनरी अपॉन रियल का मॉड्यूलस। तो यहां चाहे ऊपर पॉजिटिव आएगा इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव। आंसर मेरा फिर भी क्या आएगा,
पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूलस है, अंदर नेगेटिव वैल्यू भी डाल दोगे तो आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात? जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था एरिया के अंदर कि नेगेटिव नहीं लिखते। थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल एक्स एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एक्यूट एंगल कौन सा है? ये एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल ये है। अब ध्यान से समझना एवरीवन, यहां मैंने tan अल्फा डिफाइन किया है मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अल्फा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्ग्यूमेंट को लिखा था हमने थीटा, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस and complex number in anti-clockwise direction. साथ में लिखा था -180 से 180 के बीच। ये tan अल्फा है जो हमेशा क्या रहेगा? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी आप करेंगे ये हमेशा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसको हमेशा हम एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा हमेशा वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए हमने इसके आगे ये साइन लगाया, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब आती है बात किसकी? आर्ग्यूमेंट की। ध्यान से देखना सारे के सारे पैसे। फर्स्ट केस जो अभी हमने किया था, यही एंगल तो थीटा भी है, हाँ या ना? यही क्या है? थीटा एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा क्या हो गए? आपस में इक्वल एंगल। सेकंड में क्या हुआ? ये थीटा एंगल था। ये पूरा सांड कितना होगा? लीनियर पेयर 180, उसमें से कितना माइनस हो गया? अल्फा। तो थीटा अंकल की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 180 माइनस अल्फा। थर्ड में अब मैं यहां से यहां जाता, नो 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 नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया 180 से बड़ा हो गया। तो मैं यहां से गया था, नेगेटिव डायरेक्शन में गया था, यस और नो? अब अगर मैं यहां से गया तो ये 180 में से अल्फा माइनस हो गया, बट आगे किसका साइन लग गया? ये पूरा 180 था यहां तक, उसमें से अल्फा माइनस किया। अब नेगेटिव डायरेक्शन में गया हूं, क्लॉकवाइज में गया हूं, तो आगे नेगेटिव का साइन आ गया। सो थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कितना होता है? नेगेटिव ऑफ 180 माइनस एम। फोर्थ में क्या हुआ? मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैंने रॉन्ग साइड से टर्न मारा, तो ये मेरा एंगल है, ये क्या बन गया? थीटा। मैं रॉन्ग साइड आया हूं तो नेगेटिव आ गया, माइनस ऑफ एल। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू अल्फा से। सेकेंड में हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? 180 माइनस एल्फा। थर्ड में हम आर्ग्यूमेंट किससे निकालेंगे? माइनस ऑफ 180 माइनस एल्फा। फोर्थ में माइनस ऑफ एल्फा से। क्लियर बात? इसको ध्यान से नोट कीजिए। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब कुछ बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, बिलीव मी। इसको ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है? अभी क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन एंड यू विल से यार ये तो बहुत ही आसान चीज है सर, क्या ट्राई कर रहे थे।
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आता है फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ √3 प्लस आयोटा। मॉड्यूलस क्या होएगा, ये तो बहुत ही आसान है। इसको तो कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से देखना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले tan alpha is equal to mod of imaginary part upon real part। इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या, आयोटा नहीं है, आयोटा के साथ जो नंबर होता है क्या है 1। रियल पार्ट क्या है √3। 1/√3 कौन सा अल्फा होता है, हाँ जी याद है कुछ, मेरे ख्याल से शायद 30 डिग्री होता है। तो tan अल्फा कितना आ गया, tan 30। अल्फा अंकल कितना आ गया ऑन कंपेयरिंग 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एज रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0। देखो रियल पार्ट भी 0 से बड़ा है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 से बड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा। तो भैया थीटा किसके इक्वल आ गया 30। ये मेरा क्या है, सिंपल सा लॉजिक। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रियल पार्ट भी 0 से बड़ा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 से बड़ा। सेकंड में क्या हुआ, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। थर्ड में रियल नेगेटिव, इमेजिनरी नेगेटिव। फोर्थ में रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव। तो ऐसी अगर एक और क्वेश्चन देखें, मैंने यहां लिखा ये लिखा, मॉड्यूलस तो आप निकाल लेंगे, मॉड्यूलस DI, डू इट योर्स। सबसे पहले tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, अल्फा कितना आ गया, इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, रियल पार्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। Therefore, दोनों नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 180 माइनस अल्फा, ये याद रखना है। क्लियर गाइस, थोड़ी सी बात यही, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, -1 प्लस √3 आयोटा। सो भैया tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, so
tan अल्फा तो √3 हो गया। tan अल्फा √3 कब होता था? tan 60 पे। तो भैया अल्फा कितना आ गया? 60। रियल पार्ट क्या है? एज रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा? लाइज इन ए रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा क्या था? 180 माइनस अल्फा। तो थीटा 180 माइनस 60, तो थीटा कितना आ गया आपके पास? 120 डिग्री। ये आपका क्या है? आंसर। क्लियर बच्चे? करिए ध्यान से। तो याद रखना आपको, tan अल्फा सबसे पहले निकालेंगे, जहां अल्फा क्या था? कि एक्यूट एंगल था, इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट का मॉड्यूलस था, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल। अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्प्लेक्स नंबर की वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस हिसाब से हम थीटा की वैल्यू डालेंगे कि कौन सी डालनी है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। करिए ध्यान से। कुछ होमवर्क दे रहा हूं। ऑलमोस्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म है। एक टॉपिक और रह गया हमारा। विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट उसके बाद नया चैप्टर। कोई दिक्कत आए आपको पता ही है क्या करना, मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आई विल सॉल्व इट आउट, आई विल हेल्प यू आउट। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर गाइस? ये आपके लिए होमवर्क है, डू इट। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलते हैं। विल एंड दिस चैप्टर। एनी दिक्कत, एनी कंप्लेंट्स, एनी प्रॉब्लम्स, मैसेज मी आउट, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी? जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।